नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस समय सारा देश मुझे लग रहा है कि ख़ास तौर से मीडिया किसान आंदोलन के अलावा कुछ और नहीं सोच रहा है। इसलिए जब मैंने अपने पिछले एक वीडियो में कुछ मीडिया वालों के बारे में ये कहा कि वो भी आंदोलन जीवी बन गए हैं, तो उन लोगों को बुरा मन लग गया। अब देखिए, मैंने तो सिर्फ़ एक विचार दिया था कि भाई देश में और भी बहुत कुछ हो रहा है, उसके बारे में भी सोचिए। अब जैसे कि देखिए, दक्षिण भारत की जो राजनीति है उसमें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे बड़ी एक जो डेवलपमेंट पिछले दिनों हुई है वो ये हुई है कि आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जयललिता की सहेली रही वीके शशिकला जेल से बाहर आ चुकी हैं। और कभी उन्हें जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके की सर्वे सर्वा समझा जाता था। लगभग 3 दशक तक वो स्वर्गीय जयललिता के साथ रही, लेकिन जयललिता का निधन हुआ 2016 में और बहुत कुछ बदलाव हुए। जयललिता की सरकार बनी थी, उनका निधन हो गया, फिर उसके बाद पन्नीर सेल्वम बन गए चीफ मिनिस्टर, शशिकला जेल में चली गई, फिर पलानीस्वामी बन गए चीफ मिनिस्टर। तो सब कुछ इतना तेज़ी से घटित हुआ और एआईएडीएम की जो पार्टी थी वो जयललिता के हाथ से निकल गई। और आपको मैं बताऊं कि शशिकला बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि बहुत जल्द होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावों के साथ ही ये चुनाव होंगे। और शशिकला का नाम तमिलनाडु में कोई नया नाम नहीं है, बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। और जयललिता के साथ परछाई की तरह वो रहा करती थी, और उन जयललिता अम्मा थी तो ये चिन्नम्मा थी। और जब दिसंबर 2016 में जयललिता का निधन हुआ था तो शशिकला को ही एआईएडीएमके की महासचिव बनाया गया था और उन्हें विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया था। लेकिन जो आय से अधिक संपत्ति वाला मामला है उसमें उन्हें 4 साल की जेल हो गई। उसकी वो सज़ा भोग कर अब बाहर आई हैं। और अगस्त 2017 में शशिकला को एआईएडीएमके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो उनका जो भतीजा है टीटीवी दिनाकरन, उसने नई पार्टी बना ली और शशिकला को उसकी अध्यक्ष बना दिया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आपको याद होगा कि स्वर्गीय जयललिता भी जेल गई थी। और अब जब वो लौट आई हैं बाहर शशिकला, तो पूरे तमिलनाडु में उनके प्रति एक अजीबोगरीब क्यूरियोसिटी है। ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इसमें एआईएडीएमके और बीजेपी की है। आपको पता होगा कि बीजेपी जयललिता की पार्टी के साथ टाई अप में है और दोनों इस बार विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। हालांकि बीजेपी का यहाँ कोई वजूद नहीं है और बीजेपी इस हैसियत में नहीं है कि कुछ अपनी शर्तें भी मनवा सके, लेकिन फिर भी बीजेपी ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से 1 दर्जन विधायक अपने यहाँ बनवा लिए जाए। हालांकि ये सुनने में तो ये आया है कि उन्होंने एआईएडीएमके के सामने 35 सीटें मांगी हैं और उनका ये कहना है कि भाई हमें ये 35 सीटें दे दीजिए और इन 35 सीटों में से हमें कम से कम आप 10-12 सीटें जीतने में हेल्प कीजिए। हालांकि एआईएडीएमके इसको मानेगी या नहीं ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल एआईएडीएमके के लिए फ़िलहाल जो सिरदर्द है वो ये है कि शशिकला बाहर आकर क्या करेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लीगल रास्ता अपनाएंगी और फिर से एआईएडीएमके को अपनी पार्टी बनाने की कोशिश करेंगी, या फिर अपने भतीजे की पार्टी के साथ वो जाएंगे जिसका नाम है अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम, AMMK, दिनाकरन की जो पार्टी है, या फिर वो इसके साथ जाएंगी। और अगर वो दिनाकरन की पार्टी के साथ जाती हैं और या चुनाव लड़ती हैं तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि जो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वर्ग है थेवर वोटों का, थेवर बिरादरी के जो वोट हैं उनको फोकस करती हैं शशिकला, और शशिकला उनके साथ हैं। अगर वो अलग चुनाव लड़ती हैं तो एआईएडीएमके के खाते से ये थेवर वोट्स कम हो जाएंगे और इसका सीधा सीधा डैमेज एआईएडीएमके को होगा। वो नहीं चाहते कि एआईएडीएमके अपनी इन सीट्स को कम करे, अपने इन वोट्स को गंवाए। तो फिलहाल एआईएडीएमके के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि शशिकला का स्टैंड क्या होगा। और शशिकला को लेकर एआईएडीएमके ये भी चाह रही थी कि बीजेपी उन्हें बाहर ना आने दे चुनाव होने तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और चूँकि जितने भी इस तरह के मामले होते हैं उसमें ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट से सब कंट्रोल्ड हैं। जांच वाँच सब सीबीआई वगैरह ने की थी, जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उन्होंने इसमें जांच की थी। तो वो चाहती थी कि शशिकला को कुछ और समय तक अंदर रहने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शशिकला बाहर आई हैं, और जब बाहर आई हैं तो उनकी जो गाड़ी थी चेन्नई, जब वो लौट कर आई तो चेन्नई में उनकी जो गाड़ी थी उस पर AIADMK का झंडा लगा था। और उन्होंने बाहर आने के बाद ये भी संकेत दिए हैं कि वो सक्रिय राजनीति में आएंगी, दिनाकरन की पार्टी से भी आ सकती हैं। और चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी, जिन्हें EPS हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, वो इससे काफ़ी परेशान हैं, उनमें बेचैनी है। और सबसे ख़ास बात ये है कि जो AIADMK है उसमें अभी बहुत बड़ा आधार शशिकला का है। वो किस तरीके से, जब 2016 में टिकट्स फाइनल हो रहे थे, 234 सीटें हैं टोटल पश्चिम तमिलनाडु में, और यहाँ पर 234 की 34 सीटों पर जिन लोगों को टिकट दिया गया था वो सब शशिकला ने फाइनल किए थे, और अधिकतर विधायक उनके समर्थक हैं। और ऐसा भी संभव है कि पलानीस्वामी और जो डिप्टी CM हैं उनके पन्नीर सेल्वम, आपको पता होगा कि पहले पन्नीर सेल्वम चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच में धर्म युद्ध छिड़ा और ये तय हुआ कि पन्नीर सेल्वम तो बन जाएंगे पार्टी के, क्या कहना चाहिए कि एक तरह से महासचिव और कंट्रोलर, और चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे पलानीस्वामी। तो इस तरह से दोनों में तय हुआ था, लेकिन अब दोनों को परेशानी हो सकती है शशिकला के बाहर आने से। तो स्थिति ये है कि जो थेवर वोट हैं वो मेन एक हथियार है शशिकला के पास, और EPS के पास, पलानीस्वामी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास कुछ ज़्यादा है नहीं लोगों के पास कहने के लिए, ना तो उनकी पर्सनैलिटी इतनी डायनामिक है, जबकि तमिलनाडु की राजनीति में जोरदार व्यक्तित्व के लोग हमेशा डोमिनेट करते रहे हैं, चाहे वो MG रामचंद्रन रहे हों, करुणानिधि रहे हों, जयललिता रही हों। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है EPS का उतना कैरिस्मेटिक नहीं है। लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे हैं, राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि उन्होंने पिछले 2 साल में बढ़िया काम किया है, पोंगल गिफ्ट दिए लोगों को, और पावर सेक्टर में तमिलनाडु ने बढ़िया काम किया, और कोरोना पैंडेमिक के टाइम में बहुत अच्छा काम किया गया। तो ये सब चीज़ें फ़िलहाल नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पलानीस्वामी की जो वीकनेस है वो ये बताई जा रही है कि जैसे DMK उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी है, करुणानिधि, स्वर्गीय करुणानिधि की पार्टी, जो अब MK स्टालिन उनके बेटे हैं वो चलाते हैं। ये कांग्रेस के साथ गठबंधन में आने वाली है, लेकिन वो उतने आक्रामक होकर स्टालिन पर अटैक करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं जितने कि उन्हें होना चाहिए, और इसी वजह से वो वीक नज़र आ रहे हैं। दूसरी ओर जो करूर से कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट तक का इलाका है, उस इलाके में तो EPS मजबूत हैं, 60-70 सीटें इसमें आती हैं। लेकिन जो तंजौर से तिरुनुवेली तक का जो इलाका है वो थेवर वोट डोमिनेट करते हैं, और वहाँ शशिकला का प्रभाव बढ़िया है। अगर शशिकला उनके साथ नहीं रही तो ये वोट वो गंवा सकते हैं, और DMK के लिए फिर बहुत आसानी से होगा सत्ता में लौट आना। DMK को इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी लाभ मिलेगा, और यही वजह है कि DMK इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में तो जा रही है, लेकिन 180 सीटें कम से कम लड़ने का वो इरादा रखती है, और ज़्यादातर पर जीत हासिल करने की योजना उनकी है। BJP के पास तमिलनाडु में अपना बेस बनाने के लिए कोई खास ठोस आधार नहीं है, कोई भी विधायक नहीं है उनका, और ना ही वो इतना एग्रेसिवली इस चुनाव को ले रहे हैं जितना को वेस्ट बंगाल और असम को ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वहाँ के बड़े बड़े नेता, BJP में के जो नेता हैं वो वहाँ की विजिट कर रहे हैं। अमित शाह पिछले दिनों गए थे, JP नड्डा गए थे, और 23 तारीख को वेल्लोर में फिर जाने वाले हैं JP नड्डा। नरेंद्र मोदी का भी प्रोग्राम है, राजनाथ सिंह जा रहे हैं बहुत जल्द। तो BJP ये कोशिश कर रही है कि 30-35 सीटें हमें दे दें, और उनमें से हम 10-15 सीटें जीत लें तो हमारी सरकार में एक से बन जाए। जैसे कि चेन्नई के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर BJP को अपनी पोजीशन अच्छी लग रही है। इसके अलावा कोवई, नागेरकोल, रामनाथनपुरम, यहाँ भी BJP को अपना असर लग रहा है। हालांकि BJP की सबसे बड़ी उम्मीद थी रजनीकांत, कि रजनीकांत अपनी पार्टी बना लें, फिर उन्हें हम अपने साथ ले लें और लोगों के वोट अच्छे खासे हमें मिल जाएं। लेकिन रजनीकांत ने अस्वस्थता की वजह से इससे इनकार कर दिया, और पार्टी बनाने का जो उनका इरादा था वो उन्होंने टाल दिया। तो फिलहाल स्थिति ये नज़र आ रही है,
शशिकला एक मेन पॉइंट साबित हो सकती हैं यहाँ की राजनीति में। और शशिकला अब अपनी पुरानी पार्टी AIADMK के साथ जाएंगी या फिर वो सहयोग लेंगी अपने भतीजे का उनकी पार्टी के साथ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शशिकला पर जिस तरीके से पलानीस्वामी की और AIADMK की नज़र है, उसी तरह से हमारी भी नज़र बनी रहेगी। इस बारे में हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।